नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 15 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जले हुए अनारदाने के खोल जैसी तुच्छ वस्तु के समान इस ब्राह्म मंदिर से समारोह का अंत होने पर कहीं लोगों की दृष्टि अवज्ञा पूर्वक हट न जाए, इस आशंका के कारण विलास बिहारी उत्सव का सिलसिला किसी तरह समाप्त ही न करना चाहता था। लेकिन जो लोग निमंत्रण पाकर आए थे, उनके घर द्वार थे, कामकाज था, दूसरे के खर्च पर केवल आनंद मनाते रहने से काम नहीं चल सकता था। इसलिए एक दिन उत्सव को समाप्त करना ही पड़ा। उस दिन बूढ़े रास बिहारी छोटा सा एक वक्तव्य देकर अंत में बोले, जिनकी असीम करुणा से हम लोग मूर्ति पूजा के घोर अंधकार से आलोक में आ सके हैं, उन्हीं अद्वितीय निराकार पर ब्रह्म के पाद पद्म में यह मंदिर जिन लोगों ने उत्सर्ग किया है, उनका कल्याण हो। मैं सर्वांतःकरण से प्रार्थना करता हूँ कि निकट भविष्य में ये दोनों निर्मल नवीन जीवन चिरकाल के लिए सम्मिलित हों और वह शुभ मुहूर्त देखने के लिए भगवान हम लोगों को जीवित रखें। यह कहकर उन्होंने उन दोनों नवीन जीवनों के प्रति दृष्टिपात करके कहा, बेटी विजया, विलास, तुम इन सबको प्रणाम करो। आप लोग भी हमारी संतानों को आशीर्वाद दें। विजया और विलास ने पृथ्वी पर पास ही पास सिर टेक कर बड़े ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी अस्फुट कंठ से इन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभा भंग हो गई। शाम के बाद विजया जब घर आ पहुंची, तब उसके मन में कोई विरोध, कोई चंचलता नहीं थी। धर्म के आनंद और उत्साह से उसका हृदय ऐसा परिपूर्ण हो उठा था कि वह अपने आप ही कहने लगी, पार्थिव सुख ही तो एकमात्र सुख नहीं है, बल्कि धर्म के लिए, दूसरों के लिए उस सुख को उत्सर्ग कर देना ही श्रेय है। यह बात उसने अपने मन को जोर देकर समझाई कि भले ही विलास के साथ मेरे मत का और कहीं मेल न हो, पर धर्म के संबंध में हमारे बीच किसी दिन विरोध न होगा। बिछौने पर लेटकर वह बार बार यही सोचने लगी, यह अच्छा ही हुआ कि विलास के समान एक स्थिर संकल्प, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ मेरा जीवन चिरदिन के लिए मिलने जा रहा है। भगवान को मेरे द्वारा अपने अनेक काम पूरे करा लेने हैं, इसलिए उन्होंने मेरे मन की गति बदल दी है। दूसरे दिन विलास ने सबसे हाथ जोड़कर कहा, आप लोग यदि महीने में कम से कम एक बार भी आकर मंदिर की मर्यादा बढ़ा जाया करें, तो हम लोग आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। अनेक व्यक्ति अनुरोध को स्वीकार करके ही घर लौटे। रास बिहारी आकर बोले, बेटी विजया, तुम लोग यदि अपने मंदिर का स्थायित्व चाहते हो, तो दयाल बाबू को यहीं रख लेने का यत्न करो। विजया ने विस्मित और पुलकित होकर पूछा, क्या यह संभव है काका जी? रास बिहारी ने हंसकर कहा, संभव नहीं होता तो कहता क्यों बेटी? उन्हें मैं लड़कपन से जानता हूँ। एक प्रकार से मेरे बाल्य बंधु हैं। गरीब होने पर भी दयाल खालिस आदमी हैं। तुम अपनी जमींदारी में कोई एक काम दे दो तो उन्हें सहज ही रखा जा सकता है। मंदिर के मकान में भी कमरों की कमी नहीं है। 2-4 कमरे लेकर वे मजे से सपरिवार रह सकते हैं। इन वृद्ध सज्जन के प्रति विजया को सच्ची श्रद्धा हो गई थी। उनकी सांसारिक हीन अवस्था की बात सुनकर उस श्रद्धा में करुणा ने योग दिया। वह उसी क्षण रास बिहारी के प्रस्ताव का सानंद अनुमोदन करके बोली, उन्हें यहीं रखिए, मैं सचमुच ही बहुत खुश होंगी काका जी। वही हुआ। दयाल ने आकर सपरिवार आश्रय ग्रहण कर लिया। दिन कटने लगे। पूज समाप्त होकर आधा माघ भी बीत गया। जमींदारी और मंदिर का काम सिलसिले से चलने लगा। कहीं कोई विरोध या अशांति है, यह किसी की कल्पना में भी उदय नहीं हुआ। नरेंद्र की कोई खबर नहीं मिली। मिलती भी क्या, सिर्फ 2 दिन के लिए देश आया था, सो 2 दिन के बाद चला गया। तो भी ज्यों ही उस माइक्रोस्कोप की ओर विजया की दृष्टि जाती थी, त्यों ही एक व्यथा उसके मन में जाग उठती थी। वह सोचती थी, यदि उसके इस नितांत दुस्समय में इस चीज का मूल्य कुछ अधिक दे दिया जाता तो अच्छा होता। और एक बार स्मरण आने से उसे जितना आश्चर्य होता, उतनी ही वह कुंठित भी हो उठती थी। 2 दिन की जान पहचान से ही न जाने कैसे इस व्यक्ति के प्रति उसे इतना स्नेह उत्पन्न हो गया है। भाग्यवश वह प्रकाशित नहीं हुआ
नहीं तो मिथ्या मोह एक दिन मिथ्या में ही मिल जाता, लेकिन उसकी लज्जा के छुपाने के लिए जीवन भर कहीं जगह न मिलती। इसीलिए उन 2 दिनों के स्नेह ममता के पात्र की ज्यों ही उसे याद आती, त्यों ही वह प्राणपण से उसे दूर ढकेल देती। इस तरह माघ का महीना भी बीत गया। फाल्गुन के आरंभ में ही सहसा अत्यंत गर्मी पड़ने लगी और चारों तरफ बुखार फैलने लगा। 2 दिन से दयाल बाबू बुखार में पड़े थे। आज सवेरे उन्हें देखने जाने के लिए विजया कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार होकर नीचे उतरी थी। बूढ़ा दरबान कन्हैया सिंह लाठी लाने के लिए अपने कमरे में गया था और इसी अवकाश में बाहर के कमरे में वह एक प्याला चाय पी रही थी। नमस्कार। विजया चौंक पड़ी। मुंह उठाकर देखा कि नरेंद्र कमरे में आ रहा है। उसके हाथ का प्याला हाथ में ही रह गया। वह अभिभूत के समान निशब्द आंखें खोले देखती रही। न उससे प्रति नमस्कार किया और न बैठने को कहा। एक कुर्सी की पीठ से नरेंद्र ने अपना डंडा टिका दिया और वह एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने कहा, इस काम से तो मैं भी नहीं निपट पाया हूँ, और एक प्याला चाय लाने का हुक्म दे दीजिए। देती हूँ, कहकर विजया हाथ का प्याला रखकर बाहर चली गई। लेकिन कालीपत से कहकर उसी क्षण लौटकर नहीं आ सकी। वह ऊपर चढ़ने की सीढ़ी की रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी रह गई। उसका अंतःस्थल भीषण तूफान से समुद्र के समान पागल हो उठा। वह नहीं जानती थी कि किसी भी कारण से मनुष्य का हृदय इस प्रकार हिल उठता है। फिर भी वह साफ समझ रही थी कि जब तक यह आंदोलन शांत नहीं हो जाता, तब तक किसी के साथ सहज भाव से बातचीत करना असंभव है। 5-6 मिनट चुपचाप खड़ी रहकर जब उसने देखा कि कालीपत चाय लेकर जा रहा है, तब उसके पीछे पीछे कमरे में प्रवेश किया। कालीपत के चले जाने पर नरेंद्र ने विजया के मुंह की ओर देखकर कहा, आप मन ही मन बहुत विरक्त हो रही होंगी कि आप कहीं बाहर जा रही थी और मैंने बीच में आकर बाधा डाल दी, लेकिन मैं आपको 5 मिनट से अधिक न रोकूंगा। विजया ने कहा, अच्छा पहले आप चाय पीजिए। सहसा पश्चिम दिशा की खिड़की की ओर दृष्टि जाते ही उसने आश्चर्य के साथ पूछा, खिड़की को कौन खोल गया? नरेंद्र बोला, कोई नहीं, मैंने ही खोली है। किस तरह खोली? जिस तरह सब लोग खोलते हैं, खींचकर। क्या कोई अपराध हो गया? विजया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। और फिर कुछ क्षणों तक उसकी लंबी पतली उंगलियों की ओर देखते हुए कहा, आपकी उंगलियां क्या लोहे की हैं? इस खिड़की के बंद होने पर पीछे से जोर से धक्का मारे बिना सिर्फ खींचकर खोल सके, ऐसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। यह सुनकर नरेंद्र ने हो करके अट्टाहस से घर भर दिया। यह वही हंसी है। स्मरण आने पर विजया का सर्वांग कंटकित हो उठा। हंसी रुकने पर नरेंद्र ने सहज भाव से कहा, सचमुच मेरी उंगलियां कड़ी हैं। यदि जोर से दबाकर पकड़ लूं, तो मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति का हाथ टूट सकता है। विजया ने हंसी दबाकर मुंह से कहा, और आपका सिर इनसे भी कड़ा है। टक्कर लगने से। बात समाप्त होने से पहले ही नरेंद्र फिर उसी प्रकार उच्च हास्य कर उठा। इस व्यक्ति की हंसी प्रभात के आलोक के समान ऐसी मधुर, ऐसी उपभोग की वस्तु है कि उसके सुनने का लोभ किसी तरह संवरण नहीं किया जा सकता। नरेंद्र ने पॉकेट में से 200 रुपए के नोट निकालकर टेबल पर रख दिए और कहा, उसी के लिए आया हूँ। मैं चालबाज हूँ, ठग हूँ। इस तरह की और भी न जाने कितनी गालियां इन थोड़े से रुपयों के लिए आपने कहला भेजी थी। लीजिए अपने रुपए और दीजिए मेरी चीज। विजया का मुंह पल भर में लाल हो उठा, किंतु उसी समय अपने को संभाल कर वह बोली, और क्या क्या कहला भेजा था, बताइए तो। नरेंद्र ने कहा, इतना मुझे याद नहीं है। उसे लाने के लिए कह दीजिए। मैं 9:30 बजे की गाड़ी से ही कलकत्ते लौट जाऊंगा। अच्छा हुआ कि मैं कलकत्ते में ही एक अच्छी नौकरी पा गया हूँ। मुझे उतनी दूर नहीं जाना पड़ा। विजया का मुंह उज्जवल हो गया। उसने कहा, आपका भाग्य अच्छा है। नरेंद्र बोला, हाँ, लेकिन मेरे पास अधिक समय नहीं है। 9 बज रहे हैं। निमेष भर में ही विजया के मुंह की दीप्ति बुझ गई, लेकिन नरेंद्र ने उस ओर लक्ष्य ही नहीं किया और कहा, मुझे अभी जाना होगा। उसे लाने को कह दीजिए। विजया उसके मुंह की तरफ आंखें उठाकर बोली, क्या आपसे यही शर्त हुई थी कि आप दयापूर्वक रुपए लाए हैं, इसलिए तुरंत ही मुझे उसे लौटा देना होगा? नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपसे किसने कहा कि इस वक्त नहीं है, इसलिए और किसी दिन भी ना होगी? नरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा,
मैं कहता हूँ यह वस्तु आपके किसी भी काम नहीं आएगी। पर मेरे, विजया ने उत्तर दिया, परंतु बेचकर जाने के समय तो आपने कहा था कि इससे मेरा बड़ा उपकार होगा, और मेरे यह कहला भेजने से कि आप मुझे ठग ले गए हैं, आप नाराज हो रहे हैं। उस समय एक तरह की बात और अब दूसरी तरह की बात। नरेंद्र लज्जा से एकदम मलिन हो गया। जरा देर चुप रहकर बोला, देखिए, तब मैंने सोचा था कि इस बढ़िया चीज को आप अपने व्यवहार में लाएंगी, इस प्रकार न डाल रखेंगी। अच्छा, आप तो चीज गिरो रखकर भी पैसे उधार देती हैं, तब इसे भी क्यों ना ऐसा ही समझ लीजिए। मैं इन रुपयों का सूद देता हूँ। विजया ने कहा, कितना सूद दीजिएगा? नरेंद्र बोला, जो कुछ वाजिब सूद हो मैं देने को राजी हूँ। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, पर मैं राजी नहीं हूँ। कलकत्ते में जचवा कर देखा है, इसे मैं 400 रुपयों में सहज ही बेच सकती हूँ। नरेंद्र ने सीधे खड़े होकर कहा, तो वही कीजिए, जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। जो 200 रुपए में 400 रुपए चाहता हो, उससे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। विजया ने मुंह नीचा करके प्राण पर से हंसी दबाकर जिस समय मुंह उठाया, उस समय केवल इस व्यक्ति को छोड़कर संसार में और किसी के भी सामने जान पड़ता है वह अपने मन का भाव न छिपा सकती। लेकिन उस ओर नरेंद्र की दृष्टि ही न थी, इसलिए उसने तीक्ष्ण भाव से कहा, यदि पहले जानता कि आप ऐसी चालाक हैं तो मैं कभी ना आता। विजया ने भले आदमी की तरह कहा, कर्ज की अदायगी में जब मैंने आपका सब कुछ हड़प कर लिया तब भी नहीं जाना। नरेंद्र ने कहा, क्योंकि उसमें आपका हाथ नहीं था। यह काम आपके पिता और मेरे पिता दोनों कर गए थे, उसके लिए हम कोई अपराधी नहीं हैं। अच्छा, अब मैं चला। विजया ने कहा, खाकर नहीं जाइएगा? नरेंद्र ने उद्धत भाव से कहा, नहीं, खाने के लिए नहीं आया। विजया ने शांत भाव से पूछा, अच्छा, आप तो डॉक्टर हैं, आप हाथ देखना जानते हैं? इस बार उसके होठों में हंसी की रेखा पकड़ाई दे गई। नरेंद्र गुस्से से जलकर बोला, क्या मैं आपके उपहास का पात्र हूँ? रुपए आपके पास ढेरों हो सकते हैं, लेकिन उसके बल पर यह अधिकार किसी को नहीं मिल जाता। सोच समझ रखिए, आप जरा हिसाब से बात कीजिए। यह कहकर उसने डंडा उठा लिया। विजया ने कहा, नहीं तो आपके शरीर में बल है और हाथ में डंडा है, यही ना? नरेंद्र डंडा फेंककर हताश भाव से कुर्सी पर बैठ गया और बोला, छी छी, आपके जो मुंह में आता है वही कह देती हैं। आपसे मैं नहीं जीत सकता, लेकिन देखिए, इस बात को याद रखिएगा। यह कहकर वह अपने को और अधिक न संभाल सकने के कारण हंसी दबाती हुई फुर्ती से चल दी। सूने कमरे में नरेंद्र हतबुद्धि के समान कुछ क्षण बैठे रहने के बाद अंत में अपना डंडा हाथ में लेकर ज्यों ही उठकर खड़ा हुआ, त्यों ही विजया ने कमरे में आकर कहा, आपके ही कारण मुझे इतनी देर हो गई, इसलिए अब आप भी नहीं जा सकेंगे। आप हाथ देखना जानते हैं, चलिए मेरे साथ। नरेंद्र ने जाने की बात पर विश्वास नहीं किया, तथापि पूछा, हाथ देखने कहाँ जाना होगा? उसके मुंह की ओर लक्ष्य करके विजया इस बार गंभीर हो गई। उसने कहा, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। हम लोगों के जो नए आचार्य हैं, उन पर मेरी अत्यंत श्रद्धा है। आज 2 दिन हुए, उन्हें बहुत बुखार आ रहा है। चलिए एक बार देख आइए। अच्छा, चलिए, विजया ने कहा, तो जरा खड़े रहिए। उस परेश लड़के को तो आप पहचानते हैं, परसों से उसे भी बुखार है। मैंने उसे उसकी माँ से यहाँ लाने को कह दिया है। इतने में ही परेश की माँ लड़के को आगे करके दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। नरेंद्र ने उसकी ओर थोड़ी देर दृष्टिपात करके कहा, अपने लड़के को ले जाओ माई, मैंने उसे देख लिया। लड़के की माँ और विजया दोनों चकित हो रही। माँ ने विनती के स्वर में कहा, सारे शरीर में भयानक दर्द है बाबू, नाड़ी देखकर कोई दवाई ववाई दे देते। दर्द मैं समझता हूँ माई, अपने बच्चे को घर ले जाओ, हवा हवा मत लगा देना, दवाई मैं भेज देता हूँ। माँ कुछ दुखी होकर लड़के को लेकर चली गई। तब नरेंद्र ने विजया के विस्मित मुंह की ओर देखकर कहा, इस ओर चेचक बहुत फैली है और इस लड़के के मुंह पर भी चेचक के चिन्ह स्पष्ट हैं। जरा सावधानी से रखने को कह दीजिएगा। विजया का मुंह काला पड़ गया। चेचक? चेचक क्यों होगी? नरेंद्र ने कहा, क्यों होगी सो लंबी कथा है, लेकिन हुई है। आज ही यद्यपि यह अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन कल उसकी ओर देखते ही जान लीजिएगा। मुझे जान पड़ता है आपके आचार्य महाराज को भी देखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। उनकी बीमारी का भी संभवतः कल तक ठीक पता लग जाएगा। डर के मारे विजया का सारा शरीर सनसना उठा।
वह अवश्य निर्जीव के समान कुर्सी पर टिककर बैठ गई और अस्फुट कंठ से बोली, मुझे भी निश्चय चेचक निकलेगी नरेंद्र बाबू। मुझे भी कल रात को बुखार आया था। मेरी देह में भी भयानक पीड़ा है। नरेंद्र हंसा। उसने कहा, पीड़ा भयानक नहीं है, भयानक है आपका डर। यदि बुखार कुछ आ ही गया हो तो उससे क्या होता है। आसपास चेचक दिखाई पड़ रही है, इसलिए गांव भर के सब लोगों को चेचक निकल आएगी, इसका तो कोई मतलब नहीं। विजया की दोनों आंखें छलछला उठी। निकलेगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा कौन है। नरेंद्र ने फिर हंसकर कहा, देखभाल करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी न होगा। विजया हताश भाव से सिर हिलाकर बोली, न हो सो ही अच्छा है, लेकिन कल रात तो मुझे सचमुच ही बुखार हो गया था। तो भी सवेरे जबरदस्ती उसे झाड़ फेंक कर दयाल बाबू को देखने जा रही थी। इस समय भी मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है, यह देखिए, कहकर उसने दाहिना हाथ बढ़ा दिया। नरेंद्र ने निकट जाकर उसका कोमल शिथिल हाथ अपने शक्तिमान हाथ में लेकर और कुछ देर बाद छोड़ देकर कहा, आप अब कुछ खाइएगा नहीं, चुपचाप पड़ी रहिए, कोई डर नहीं है। कल परसों मैं फिर आऊंगा। आपकी दवा, कहकर विजया आंखें मूंद कर मौन हो गई। लेकिन बात तीर के समान नरेंद्र के मर्म मूल में जाकर बिंध गई। अवश्य प्रत्युत्तर में कोई बात उसने नहीं कही, लेकिन चुपचाप डंडा उठाकर वह कमरे से बाहर निकल गया। तब इस भयार्त रमणी के असहाय मुख की दया भिक्षा उसके बलिष्ठ पुरुष चित्त को एक किनारे से दूसरे किनारे तक मत डालने लगी। दूसरे दिन काम की भीड़ में किसी प्रकार भी वह कलकत्ता नहीं छोड़ सका, लेकिन तीसरे दिन सवेरे 9 बजे के भीतर ही वह गांव में आ पहुंचा। मकान में पैर रखते ही कालीपद ने तुरंत आकर कहा, माँ जी को बहुत बुखार है बाबू, आप एक बार ऊपर चलिए। नरेंद्र जिस समय विजया के कमरे में पहुंचा, उस समय वह तेज बुखार के मारे शैया पर छटपटा रही थी। एक प्रौढ़ा नारी घूंघट में मुंह ढके सिरहाने के निकट बैठी पंखे से हवा कर रही थी और समीप ही कुर्सियों पर पिता पुत्र रास बिहारी और बिलास बिहारी असाधारण रूप से गंभीर मुंह किए बैठे थे। यह बताने की जरूरत नहीं कि दोनों में से किसी का भी चित्त डॉक्टर के आगमन से आशा और आनंद से नाच नहीं उठा। विलास बिहारी ने भूमिका लेश मात्र बढ़ाए बिना सीधे ही पूछा, आप ही तो परसों आकर चेचक का डर दिखा गए थे। बात इतनी झूठ थी कि सहसा उसका कोई जवाब ही नहीं दिया जा सकता था। लेकिन प्रश्न सुनकर विजया ने अपनी लाल आंखें खोलकर देखा। पहले तो वह मानो कुछ समझ ही न सकी, लेकिन बाद में दोनों बाहें बढ़ाकर उसने कहा, आइए। निकट और कोई आसन न होने के कारण नरेंद्र शैया के ही एक छोर पर जाकर बैठ गया। निमिष भर में ही विजया ने दोनों हाथों से जोर से उसका हाथ दबाकर कहा, आप कल आ जाते तो मुझे आज इतना बुखार न होता। मैं सारे दिन राह ताकती रही। नरेंद्र डॉक्टर ठहरा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि तेज बुखार उग्र शराब के नशे के समान अनेक आश्चर्यप्रद बातें मनुष्य के भीतर से खींच लाता है, लेकिन स्वस्थ अवस्था में उसका अस्तित्व न मुंह में न हृदय में कहीं भी शायद नहीं रहता। लेकिन उन्हें सुनकर समीप ही बैठे दुर्भागी पिता पुत्र के सिर के बाल तक क्रोध से कंटकित हो उठे। नरेंद्र ने सहज सांत्वना के स्वर में प्रसन्न मुख से कहा, डर क्या है, बुखार 2 ही दिन में अच्छा हो जाएगा। विजया ने उसका हाथ एकदम हृदय के ऊपर खींचकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, लेकिन मैं जब तक अच्छी ना हो जाऊं, बोलो कि तुम तब तक कहीं न जाओगे। तुम चले गए तो मैं शायद बचूंगी नहीं। जवाब देने को उद्यत नरेंद्र के मुंह खोलते ही 2 जोड़ी भीषण आंखों से उसकी आंखें लड़ गईं। उसने देखा कि जिस प्रकार भूखा बाघ अत्यंत निकटवर्ती निशंक चित्त शिकार को फांद पड़ने के पहले देखता है, विलास बिहारी भी ठीक उसी प्रकार 2 प्रदीप आंखें खोले उसकी तरफ देख रहा है। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।